Hello students, so welcome to lecture number 3.1 of the chapter How do organisms reproduce। बेटा बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मोबाइल में थोड़ा इश्यूज हैं। सो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम, जैसे मैं बोर्ड पर भी बेटा नोट्स लिख कर उसे समझाता हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पर भी नोट्स के पीडीएफ ओपन कर कर आपको सब समझाऊंगा। साथ साथ आप नोट्स अपने बहुत सुंदर तरीके से बना भी पाएंगे। सो एक बार ये तरीका भी अपना कर देख लेते हैं। बाकी मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें आपको इमेजेस वगैरह अगर मुझे दिखानी होंगी, सो आई कैन मेक यू सी द इमेजेस ऑल्सो। सो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.1। टॉपिक हमारा मेन रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बट उससे पहले बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना होगा। सो माय नेम इज पर्श मेहता एंड आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो बेटा ये आपके नोट्स है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिए गए होंगे। सो नाउ स्टार्ट। देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। बेटा रिप्रोडक्शन जिसमें टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड। जिसमें क्या इन्वॉल्व है बेटा? टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व बिफोर अ न्यू जनरेशन कुड बी फॉर्म्ड। वो कहना क्या चाह रहा है, जैसे ए सेक्शन में क्या होता था बेटा, एक ही जो था वो ही आगे क्या बना रहा था, सेकंड, फिर वही क्या बना रहा था बेटा, थर्ड, है ना? यही चल रहा था और तो कुछ नहीं हो रहा था। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें दो इंडिविजुअल्स जो है बेटा, दो इंडिविजुअल्स मिलकर एक इंडिविजुअल बनाएंगे। या एक इंडिविजुअल नहीं, अगर ट्विन्स हो रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ह्यूमंस ले, तो एक जनरेशन नहीं बनाएंगे। कौन? दो इंडिविजुअल्स मिलकर। कौन से? दो इंडिविजुअल मिलकर। ठीक है बेटा। सो अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब आप खुद ही सोच लो। जैसे कि जो बुल्स है बेटा, बुल्स बुल्स पता है आपको? जो हमारा वो होता है बैल। तो वो जो होता है बेटा, बैल जो होता है अलोन कांट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काव्स और हैंस अलोन। ओहो, यहाँ पर गलती लिखी हुई है। यहाँ हैंस है, हैंस डू नॉट, कैन नॉट, हैंस कैन नॉट अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। नए बच्चे, नए अंडे अकेली हैन जो है वो नहीं दे सकती। अकेली हैन जो है वो नए बच्चे नहीं दे सकती। इतनी बात आपको क्लियर होगी। हैन अकेली नए बच्चे नहीं दे सकती। ही नीड्स अ कॉक। इसको क्या चाहिए? मुर्गा चाहिए। मुर्गे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉक। ठीक है बेटा। और बुल को क्या चाहिए होगी बेटा? काऊ। बट ही नीड्स काउ। मतलब ही नीड्स शी एंड शी नीड्स ही। मेल और फीमेल, जो दो इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होंगे? मेल एंड फीमेल टू फॉर्म अ न्यू जनरेशन। वैसे मेल एंड मेल होमोसेक्सुअलिटी जो है वो भी एक एग्जिस्ट करती है। बट अगर एक न्यू जनरेशन बनानी है तो मेल और फीमेल आर इन्वॉल्व। इतनी बात आपको सबको क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एनसीईआरटी के बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ। ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाले नोट्स है, कोई इनमें मतलब ये मत सोचना कि भाई कुछ मतलब अलग होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी को ही मैंने एक फॉर्म दिया है फ्लो चार्ट का, ताकि बच्चों को इजी हो जाए। जैसे कि मेरे को फ्लो चार्ट बहुत पसंद है, क्योंकि एक चीज बताता हूँ आपको, हमारा दिमाग ना बेटा फ्लो चार्ट पढ़ने के से आदि, मतलब वो कोई भी चीज को फ्लो चार्ट में लर्न करना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है। अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, कुछ बिना पॉइंट्स के बिना, मतलब पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके सीधा एक थ्योरी लिख लेते हैं, तो दिमाग को उसे एनर्जी यूज करके फ्लो चार्ट में समझना पड़ता है। अगर मैं आपको पहले से ही फ्लो चार्ट दे दूं, तो बेटा आपको दिमाग को इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी उस चीज पे। वो एनर्जी को वो अच्छी जगह यूज कर सकता है, जैसे कि इस चीज को रिटेन रखने में। सो अब हमारा क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन पहला हमारा जो एनसीईआरटी में पूछा गया, दैट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रेड पेन से लिखा हुआ क्वेश्चन। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या करता है? वेरिएशन क्रिएट करता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज समझाई थी। फोटोकॉपी मशीन याद करो। फोटोकॉपी मशीन में बेटा वेरिएशन तो आनी आनी है, इतना तो हमें पता ही है। वेरिएशन तो
आएगी ही आएगी, तो क्रिएट तो ये वेरिएशन होएगी होगी। और अगर क्रिएशन हो रही है बेटा वेरिएशन की, तो किसके लिए नेसेसरी है? एवोल्यूशन के लिए। किस चीज के लिए? एवोल्यूशन के लिए। अच्छा एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कैमरे की तरफ। बेटा ये हाथ है हमारा, है ना? हाथ में ये स्पेसेस है ना? सबके हाथों में। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पुराने एंसेस्टर, उनमें ऐसे थे, नो स्पेसेस। वो किसी भी चीज को ऐसे पकड़ते थे, ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे। सो ऐसे पकड़ते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास कोई गैप्स नहीं थे। बट ये एवोल्यूशन के कारण हमने वेरिएशन लाई, ताकि हम लोग अच्छी तरह से किसी चीज को पकड़ पाए, किसी चीज को अच्छी तरह से पकड़ पाए। तो उसके लिए हमने क्या करा? अपने उंगलियों में गैप ले आए, ताकि हम अच्छी तरह से किसी भी चीज को पकड़ पाए। सो दिस इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। वेरिएशंस जो है वो एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी होते हैं। कई बार वेरिएशंस अच्छी भी होती हैं, कई बार बुरी भी होती है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी, ड्रास्टिक वेरिएशन एंड नॉन ड्रास्टिक वेरिएशन, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाईली इवॉल्व प्रोसेस है बेटा, हाईली इवॉल्व प्रोसेस है, कि इतनी ज्यादा इवोल्यूशन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पाई जाती है। ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या होता है? एवोल्यूशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली इवॉल्व प्रोसेस, प्रमोट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। ये डाइवर्सिटी लाता है कैरेक्टर्स में ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, न्यू बॉर्न है जो, उसके अंदर ये क्या लाता है बेटा? डाइवर्सिटी। क्या लाता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब अलगपन, मतलब अलग होता है हर ऑफस्प्रिंग। जैसे हम आप बोलते हैं, हमारे में कहावत भी है, हर बच्चा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। जीन्स में भी हर इंसान हर एक से अलग होता है। हर इंसान कह लो या हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होता ही होता है। क्यों? अब ये देखो ध्यान से, इधर देखो। ये मान लो एक मेल और फीमेल है, ठीक है बेटा? इन्होंने मिलके एक अपना बच्चा बनाया, बच्चा बना लो या ऑफस्प्रिंग कह लो तुम। ऑफस्प्रिंग बन गया बेटा। इसने, देखो मैं बार बार कलर्स क्यों चेंज हो रही हूँ? क्योंकि अलग अलग है ना। इसने, मान लो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ये मम्मी पापा थे, बच्चा हुआ, बच्चे ने शादी करी एक और लड़की से, तो उसके बाद उनका बच्चा हुआ, वो अलग होगा। कलर्स देख लो, कलर्स भी अलग अलग मैंने इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। उसके बाद उसकी पत्नी होगी, वो भी अलग होगी। तो हर बार बेटा न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? न्यू कॉम्बिनेशंस। क्या बन रही है बेटा? न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये इंक्रीज करती है अपॉर्चुनिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज करता है अपॉर्चुनिटी का न्यू कॉम्बिनेशंस बनाने में, विच प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इससे स्पीशीज नवीन नई नई स्पीशीज बनती हैं। जैसे अगर मैं आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बताऊं, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वही ऑर्गेनिज्म बार बार, एक ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को काट काट के अपने बच्चे बना रहे हैं, यही सी सी सेम टू सेम। बट इसमें क्या हो रहा है बेटा? न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, हर बार न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो किस चीज में हेल्प करेंगे? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में। न्यू न्यू स्पीशीज आएंगे इससे। और इसमें क्या था? ये डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैरेक्टर्स में डाइवर्सिटी थी हर एक के कैरेक्टर में। सो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा, आर देयर एनी लिमिटेशंस इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या ए सेक्सुअल मोड, सॉरी ए सेक्सुअल मोड जो है, क्या ए सेक्सुअल मोड में कोई लिमिटेशन है? खुद सोचो, है अभी कितनी सारी तो लिमिटेशंस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना बेटा? कितनी सारी तो लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस है, क्या क्या है? चलो पढ़ते हैं अब उसको भी हम। चलो, पहली लिमिटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डाइवर्सिटी। लैक ऑफ डाइवर्सिटी क्या है इसका बेटा? लैक ऑफ डाइवर्सिटी। एज सिंगल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, मैंने आपको अभी बताया, एक ही ऑर्गेनिज्म बार 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 कर रहे हो, तो बेटा डाइवर्सिटी कहाँ से आ जाएगी? आ ही नहीं सकती, है ना बेटा? डाइवर्सिटी तो आ ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर वो डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा था, है ना, डाइवर्सिटी इन कैरेक्टर्स। बट यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन थोड़ी ना बन रहे, वही कॉम्बिनेशन सेम टू सेम। वही पेरेंट बार बार अपने आप को काट काट के, बार बार अपने आप को फ्रेगमेंट्स में बांट के, बार बार बडिंग करके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके, कुछ भी करके, रीजनरेशन करके, वही पेरेंट, सिंगल पेरेंट बार बार बन रहा है। कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं, नहीं बना।
दे आर अनेबल टू अडेप्ट, दे आर अनेबल टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बेटा अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। अ सिंगल चेंज विल एलिमिनेट द एंटायर स्पीशी, अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो एक सिंगल चेंज ही पूरी की पूरी स्पीशी को एलिमिनेट कर देगा। अब ये 2 पॉइंट शायद मुझे लग रहा है कि कई बच्चों के दिमाग में नहीं आए, कोई बात नहीं। अब देखो फोर्थ पॉइंट एज द मतलब समरी ऑफ इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए फोर्थ पॉइंट है, देखो ध्यान से, इसका मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से, 1 मिनट स्टैंप लगा देते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है। चलो, since the offsprings are genetically identical to the parent, they are more susceptible to the same disease and nutrient deficiency as the parent. All the negative mutations persist for generation. अच्छा अब देखो ध्यान से ये क्या ना क्या चाह रहा है, मतलब मैंने ही लिखे हैं वैसे तो। सिंस द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, बेटा इनके जीन्स तक आइडेंटिकल होते हैं सेक्शन में, क्यों? क्योंकि भाई नया कॉम्बिनेशन तो बना नहीं, वही पुराना जीएन, वही पुरानी कॉपिंग ऑफ डीएनए, कोई नया जनरेशन तो बनी नहीं है ना, कोई न्यू न्यू तो वो है नहीं, पेरेंट है तो वही पेरेंट है, वही वो बार बार अपने आप को काट काट के बनाई जा रहा है न्यू न्यू। तो उसके अंदर कोई जीन तो सेम ही जीन है सभी ऑफस्प्रिंग में, कोई जीन तो अलग हुआ नहीं। तो जेनेटिकली भी क्या है, सेम, फिजिकली भी क्या है, सेम। तो क्या होता है बेटा, ये इनमें सेम डिजीज आने के बहुत चांस है। मान लो मैं आपको अच्छी तरह एक जगह से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। तो हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए। अब मान लो, तुम ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ अगर एक ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो उस एरिया में कोई ऐसी बीमारी फैल गई, मान लो इसको कैंसर कह लो, वैसे तो ए सेक्शन में को नहीं पता होता है नहीं, बट मान लो यहाँ पर कैंसर हो गया इसको, ठीक है, ठीक बेटा। अगर ये बेटा आगे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, अपने आप को काट के, अपने आप को काट के या बडिंग करके, मैं अभी बाइनरी फिजन लेकर चल रहा हूँ, वो भी ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है ना। तो क्या होगा फिर, ये अपने आप को काटेगा है ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर उसके बाद, ये देखो, उसके बाद क्या होगा, इसका जो बच्चे होंगे दो, सॉरी ये तो अलग रंग का हो गया ना, 1 मिनट। तो जो इसके बेटा बच्चे होंगे है ना, ये देखो, जो इसके ये 2 बच्चे होंगे बेटा, उनमें भी ये वाली बीमारी साथ में आएगी, उनमें भी ये वाली बीमारी साथ में आएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सेक्सुअल मोड में भी ये होता है, तो ये लिमिटेशन तो सेक्सुअल मोड की भी होनी चाहिए। हाँ भाई होती है, मना थोड़ी ना करा किसी ने, ये लिमिटेशन सेक्सुअल मोड की भी होती है। बेटा डायबिटीज के बारे में आपको थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा बात। जो बेटा डायबिटीज होता है, जो डायबिटीज है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी क्योंकि मैं ना ये माउस से लिख रहा हूँ, और आपको भी पता माउस से लिखना कितना मुश्किल होता है। सो ये डायबिटीज जो होती है बेटा, ये 6 जनरेशन तक जाती है, 6 जनरेशन तक। वन, मान लो ये 2 पेरेंट है ना, इनका बच्चा हुआ, फिर इसने शादी करी, फिर इसका बच्चा हुआ, ऐसे ही 6 जनरेशन तक बेटा डायबिटीज जाती है। कितनी जनरेशन होगी, 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 6। तो बेटा डायबिटीज इन सब में जाएगी, अगर ये डायबिटिक का जीन है तो ये सब में जाएगा। मान लो पत्नी में नहीं है तो बट बच्चों में तो ये जाएगा ही जाएगा, हर एक में जाएगा। पर अगर 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 ये चीज सेक्सुअल की थोड़ी सी ठीक है, कि अगर बेटा इन लोगों ने ध्यान रख लिया, इन लोगों ने क्या रख लिया, ध्यान रख लिया, मीठा ज्यादा नहीं खाया इन्होंने, ध्यान रख लिया, इन लोगों ने क्या कर लिया, ध्यान रख लिया, मीठा ज्यादा नहीं खाया या फिर अपनी डाइट्स पर कंट्रोल रखा, तो इनका 6 जनरेशन के बाद पॉज लग जाएगा। फिर अगर दोबारा ये चीज होती है फिर दोबारा 6 जनरेशन तक चलेगा। पर अगर मान लो ध्यान सिर्फ यहाँ तक रखा गया, जो ये वाली जनरेशन थी इसने फिर वही अपना मीठा खाना शुरू कर दिया, तो बेटा ये नेक्स्ट 6 जनरेशन तक फिर पहुंच जाएगा, इसकी 6 मतलब 1 2 3, और 3 अगली जनरेशन भी काउंट होंगी, फिर डायबिटीज दोबारा आ जाएगी। पहली जनरेशन में तो बहुत है, इंपॉर्टेंट है कि आती ही आती है। जो थर्ड जनरेशन में मान लो फिर बंदों ने दोबारा खाना शुरू कर दिया, तो फिर वो 6 जनरेशन आगे चली जाएगी। तो ये डायबिटीज में भी होता है, बट ये 6 जनरेशन तक रहता है।
फिर भी कह सकते हैं एक लिमिट है, एक लिमिट है। बट अगर ए सेक्सुअल में कोई नेगेटिव म्यूटेशन हो गई, जैसे कि ये मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, तो इट विल गो ऑन फॉर जनरेशंस टू जनरेशंस, फॉर जनरेशन टू जनरेशन। मेरे को पता है राइटिंग बहुत घटिया हो रही है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं आपको इसको जो लिखा हुआ है वो वहां पर चलते हैं हम। चलो, सो ऑल नेगेटिव म्यूटेशन जो है बेटा, ऑल नेगेटिव म्यूटेशन जो है वो भी परसिस्ट करती हैं जनरेशंस तक। डायबिटीज 6 जनरेशन पे खत्म तो हो गई ना, पर ये तो जनरेशन से जनरेशन चली जा रही है, चली जा रही है, तो क्या करें फिर इसका। सो ये क्या, आगे पढ़ लो थोड़ा सा। ये डिजीज की बात होगी, अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए एज द पेरेंट। अच्छा चलो, इसमें तो मजा ही आ जाएगा। अब समझाता हूँ अच्छी तरह से, जिनको अभी भी समझ नहीं आया था ना, अब तो पक्का आ ही जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, हुआ क्या, ये था पेरेंट, ये कौन था, पेरेंट, मोटा सा मोटा मोटा सा पेरेंट था। हुआ क्या बेटा, पेरेंट को कोई न्यूट्रिएंट उसके एरिया में खाने की कमी हो गई, और उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, वो पतला हो गया। हो गया बेटा पतला। अब वो डिवाइड करना, उसके रिप्रोडक्शन की एज आके वो डिवाइड करने वाला है, वो डिवाइड होने वाला है। तो हुआ क्या बेटा, जब वो डिवाइड करेगा, बाइनरी फिजन की ही बात लेकर चले, पहले ही वो इत्तू सा है, पहले ही पतला है, तो उसके बच्चे भी पतले ही होंगे। बात क्लियर। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यहाँ पर आई थी, ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यहाँ पर हो गई, वो बच्चे भी क्या हो गए, पतले। अब ये आगे भी रिप्रोड्यूस करेंगे वो, और ऐसे, ठीक है। पर अगर अगर अब हम आते हैं ह्यूमंस पे, इसी बात पे ह्यूमंस पे आते हैं। तो एक मोटा सा ह्यूमन है, मान लो किसी कारण उसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, और वो थोड़ा पतला हो गया, ठीक है बेटा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जो बच्चे होंगे वो पतले होंगे, दे कैन भी, मोटे भी हो सकते हैं वो, अगर उनकी डाइट सही है। वो पतले भी हो सकते हैं, ये भी मना नहीं है। ये भी कोई पक्का नहीं है कि भाई पतले नहीं होंगे वो भी मोटे होंगे। अब पढ़ ले पड़ेगी जिनको नहीं पढ़ी थी बात, या अभी भी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करो दोबारा से, ध्यान से खुद सेल्फ रीडिंग करो, हो जाएगा। दो एग्जांपल्स बहुत अच्छी मैंने आपको समझा चुका हूँ। चलो फिर अब हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक एनसीईआरटी का जो है वो है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी हमने ये पढ़ लिया कि सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पर व्हाई भाई, क्यों क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लेके आना है। चलो, क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन। अभी ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की इंट्रो चल रही है, टू न्यू सेल से वन, वो तो वैसे एसेक्सुअल का है, बट समझो पहले बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। दो न्यू सेल्स बनने एक से, इन्वॉल्व क्या क्या करते हैं, कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए कॉपी करना, सेलुलर ऑपरेटर्स। ये फर्स्ट लेक्चर का बिल्कुल समरी समझ लो, तो फर्स्ट लेक्चर की ये जो है मैंने समझा चुका हूँ ये वैसे। तो बेटा जो कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है उसमें एरर्स होते हैं, पर इतने भी नहीं होते कि भाई जनरेशन ही खत्म हो जाए। दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक जनरेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एक ऐसी जनरेशन बना सकते हैं जिसमें वेरिएशन आएगी, इतने प्रिसाइज तो वो हैं, पर इतने भी प्रिसाइज नहीं है कि कोई जनरेशन ही ना, मतलब कोई, सॉरी, कोई वेरिएशन आए ही ना। दे हैव एरर्स। फोटोकॉपी मशीन की एग्जांपल लर्न समझ लो तो मेरे को सारे के सारा समझ आ जाएगा। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। सो ये बेटा जो ये वेरिएशन आती है ना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस, मतलब बहुत ज्यादा ही स्लो है, मतलब कुछ कहने को नहीं है। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है बेटा इसमें, रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। जो बेटा रिप्रोडक्टिव मोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आने जनरेशन में। तो ये सोर्स ऑफ वेरिएशन हो गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अलाउ करता है। पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इसमें आपको वो हाथ वाली एग्जांपल याद रखनी है बेटा, सारी पॉपुलेशन ने ही हाथ ऐसे करा है, तो ये क्या है, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवल में हमारे हेल्प करा है उन्होंने। लेस एक्यूरेट, अगर मान लो जो एरर्स हैं जैसे कि प्रिसाइज इनफ है, पर अगर मान लो कुछ ज्यादा ही घटिया एरर होगी, कुछ ज्यादा ही मतलब गंदी एरर्स होगी, तो रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपरेटस एंड वुड डाई। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था ड्रास्टिक वेरिएशंस में, कि अगर रिजल्टेंट डीएनए लेस एक्यूरेट हो गया, एरर्स कुछ ज्यादा ही हो गए, तो क्या होगा, they will not be able to work with the cellular apparatus, cellular apparatus के साथ जो डीएनए है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। मान लो ये है हमारा
सेल, ये हमारा सेल है। इसमें क्या है, इसमें ये है हमारे डीएनए, ठीक है बेटा। और ये उसका साइड पे क्या पड़ा हुआ है, सेलुलर अपरेटस। सेलुलर अपरेटस, मान लो बेटा कॉपिंग ऑफ डीएनए अच्छी तरह नहीं हुई, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, कुछ मतलब खराब सी होगी। एक मिनट कलर चेंज कर दूं, येलो। जो कॉपिंग ऑफ डीएनए वो कुछ अच्छी तरह नहीं हुई, मतलब मुड़ी मुड़ी सी होगी, मतलब कुछ खराब हो गई, तो बेटा ये वर्क ही नहीं कर पाएगा और ये सेल क्या कर जाएगा, डाई। ये क्या कर जाएगा, डाई, मर जाएगा। चलो भाई आगे। आगे है हमारे पास ये, if a variation are in living individual it is assured that they are that they do not, एक और गलती सॉरी, ये भी चेंज कर लो, that they do not really have bad effects, that they do not really have bad effects। जो इन वेरिएशंस लिविंग इंडिविजुअल में आ रही हैं और आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, मतलब उनका पक्का है कि उनके कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। जो ये वेरिएशन आई है इनका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। एक और वेरिएशन आपको बता देता हूँ, हमारा जो फुट टो है, टो, फुट जो पैर है हमारा, तो पैर बेटा पहले क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, ऐसे बिल्कुल फ्लैट होते थे, तो तुरने में मुश्किल आ रही थी। सो दे बिकम स्लाइटली, यहाँ से थोड़े से ऊपर हो गए, जिसको थोड़े नीचे हो गए, मतलब थोड़े कर्व्ड हो गए, ताकि प्रेशर जो है बट जाए अच्छी तरह और हम आसानी से चल सके। एक और एग्जांपल ले लो पीठ की, जो तो सबको पता है, इतनी हमने इमेजेस देखी हैं कि जो मॉन्कीज थे वो ऐसे थे, फिर ऐसे ऐसे, रेड बुल की एड में भी होता है मॉन्कीज की पहले पीठ ऐसी थी, फिर ऐसे ऐसे सीधी 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 हो गई। तो ये बेटा इनके कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए ये आज तक चलती आ रही है। क्लियर? Next, sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये इनकॉर्पोरेट करता है ऐसे प्रोसेस को, कंबाइनिंग ऑफ डीएनए को दो इंडिविजुअल से। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ वो एग्जांपल देकर, दो मम्मी पापा थे, उनका बच्चा हुआ, फिर उनका पत्नी के साथ शादी हुई, तो ये नवे नवे न्यू न्यू डीएनए कॉम्बिनेशन कर रहा है, न्यू न्यू डीएनए कॉम्बिनेशन कर रहा है। ठीक है, मैं पंजाब से तो थोड़ी सी पंजाबी नवे नवे निकल जाता है बीच में, सो इग्नोर दैट। चलो बेटा आगे चलते हैं अब हम। अब कॉइन हैज अ टू साइड्स, है ना, चलो कॉइन भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कॉइन है, ठीक है बेटा, तो इसकी एक उल्टी साइड भी जरूर होगी। लाइक मतलब, इसका क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इसकी गुड साइड है, एक इसकी बैड साइड है। जो हम न्यू कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा समझ रहे हैं, कंबाइनिंग ऑफ डीएनए को, न्यू कॉम्बिनेशंस बनने को इतना अच्छा समझ रहे हैं, वो गुड तो है, बट कोई ना कोई इसका बैड इफेक्ट तो होगा। अब उसको सोल्यूशन भी होगा। एक भगवान जी का वो सुना हुआ ना, भगवान जी अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। तो बस वही, अब हम प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, चलो पहले डिफिकल्टी पढ़ते हैं, सोल्यूशन पे पहले बाद में जाएंगे। डिफिकल्टी क्या है बेटा, एन, एन क्या होता है, पहले मैं आपको एन बता दूं, कंफ्यूज मत होना। एन मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मैं लिख नहीं पा रहा, क्रोमोसोम्स इन अ सेल, इन अ सेल। मैं बोल देता हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, चलो अब इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ एन और एन मिलके 2n बनाएंगे। अब ये होगी फर्स्ट जनरेशन, है ना बेटा, फर्स्ट जनरेशन बन गई। सेकंड जनरेशन में 2n बन के क्या बना देंगे, 4n। थर्ड जनरेशन तो 4n बन के 16n बना देंगे बेटा। ऐसे तो ये बढ़ बढ़ के 32, फिर ऐसे ये तो बढ़ता ही जाएगा, 64n बन जाएगा फिर ये तो कभी। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर ऐसा होता है तो पूरी वर्ल्ड में डीएनए ही डीएनए हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज वो बोल रहे हैं कि इतने सारे अगर बढ़ते ही जाएंगे डीएनए का नंबर 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 नंबर, तो ये कैसे, हम कैसे उसको ठीक कर, मतलब हम कैसे उसके साथ कॉर्पोरेट करके काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं आगे। एक मिनट क्या हो गया इसका, हाँ, सोल्यूशन।
अब इसका बेटा कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही होगा। अब वो सोल्यूशन क्या है? स्पेशल लीनिएजेस ऑफ स्पेल इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन। स्पेशल लीनिएजेस ऑफ स्पेल इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन, ये जो लाइन है ना, अभी बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं बेटा, अगला लेक्चर आएगा, उसके अगला लेक्चर आएगा। स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल्स जो है ना, वो प्लांट्स और एनिमल दोनों में अलग अलग हो। चलो हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, रुको। प्लांट्स और एनिमल्स, स्पर्म, एग, है ना, और जो प्लांट्स है उनमें क्या होता है, पोलन्स और ओव्यूल। ऐसे ये चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट इस लेक्चर में तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ाऊंगा। सो इनमें क्या होता है, इनमें बेटा हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड हाफ ऑफ द डीएनए, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड हाफ ऑफ द डीएनए होता है एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स हैं, जैसे बाजू के सेल्स हो गए, हाथ के सेल्स हो गए, तो इनके कंपैरिजन में इनके पास हाफ डीएनए होता है। ये साइड पर फ्लोचार्ट अभी समझाऊंगा, पहले समझ लो। एन और एन मिलके क्या बना दिया, 2n। अब बेटा ये एन अभी नहीं लिखा, इसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन में 2n बना है ना। ये जो बेटा 2n ही था बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स में 2n ही था, माइटोसिस मियोसिस हो होकर इसको n बनाया गया। एन जुड़ जुड़ के क्या बना देगा, एक मेल से आएगा बेटा, एक फीमेल से आएगा, तभी दो ऑर्गेनिजम्स है, तभी 2n बनेगा। 2n बन गया, फिर ये माइटोसिस मियोसिस करके एन एन में डिवाइड होकर फिर 2n बना देता है सेकंड जनरेशन में। इसमें का मतलब क्या हुआ, रीएस्टैब्लिशमेंट हुई या नहीं हुई, हो गई। रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डीएनए कंटेंट इन अ न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट जो है, कंटेंट कंटेंट जो है वो सेम रहा। ठीक है, सेम हो गया, रीएस्टैब्लिश हो गया कंटेंट। हाँ चलो, आगे। मेल के मीट प्लस फीमेल के मीट जाइगोट बनाता है, जाइगोट को बेटा ग्रो कर। अच्छा इसको भी एक बार समझ लो ताकि आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए। हमारे नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की हो ह्यूमंस की हो, ये चीज तो कॉमन है दोनों में। मेल के मीट होता है, फीमेल के मीट होता है, बनाता क्या है, जाइगोट। जाइगोट क्या करता है बेटा, ग्रो। ग्रो करने के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी स्टोर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी स्टोर्स। और वो क्या है, किसके पास होता है बेटा, फीमेल के मीट के पास। फीमेल के मीट के पास अगर स्टोर्स हैं, तो स्टोर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और ये क्या करता है बेटा, स्टोर एनर्जी। जो मेल का मीट है वो स्मॉल और मोटाइल है, स्मॉल और मोटाइल। चलो एक ना आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, समझो ध्यान से। हुआ क्या, ये दुकान है एक, क्या है बेटा, ये दुकान है। चलो, और एक है ये ग्राहक, ये मैंने क्या, ये था ग्राहक। ग्राहक समझ आना चाहिए, कस्टमर, कस्टमर, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये छोटा है, दुकान से छोटा है और मोटाइल है। ये हो गया मेल आपका, दुकान फीमेल। अब प्लीज ऑफेंड मत होना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक मेरा मतलब दूसरी मतलब नहीं है वैसे। चलो, मेल और ये फीमेल, ठीक है। मेल जाता है फीमेल के पास। मेल स्मॉल और मोटाइल, मोटाइल मतलब वो चल फिर सकता है। फीमेल लार्ज है और स्टोर्स एनर्जी। जैसे दुकान अपनी जगह पर ही रहती है, वैसे ये भी अपनी जगह पर ही रहती है। फीमेल में जो एग है वो अपने अंदर यूटरस में ही रहता है, फीमेल के अंदर ही रहता है, वो नॉन मोटाइल है, वो बाहर नहीं आता बॉडी से। ठीक है बेटा, ये नॉन मोटाइल है। तो बेटा इस फीमेल के पास जब मेल आता है, तो फीमेल के पास तो एनर्जी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और एग का। मैं भी ह्यूमंस की बात करके बता रहा हूँ अभी आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पर जो फीमेल अब जाइगोट बन गया, जाइगोट को ग्रो भी तो करना है आगे, आगे भी तो बनना है, बड़ा बड़ा इंसान भी तो बनना है। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी किसके पास है, फीमेल गैमीट के पास। फीमेल्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बचपन से स्टार्टिंग में नहीं अभी हम हुई हमारी लाइफ की, और हमारे को एनर्जी कौन दे रहा है, हमारी फीमेल, हमारी मम्मा। ठीक है, प्लांट्स की मैंने एग्जांपल नहीं दी है इसमें, मैंने आपको ह्यूमंस के साथ समझाया, क्योंकि ह्यूमंस के साथ लिंक हमारे अच्छी तरह हो जाता है, दिमाग लिंक अच्छी तरह कर पाता है। सो अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 8.3.2। सो बेटा अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर, दैट इज 8.3.2। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों मैं बोल रहा हूँ,
फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा प्लांट्स के दो पार्ट, दो टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा सिर्फ और सिर्फ फ्लावर आता है। रिप्रोडक्शन करनी तो बेटा फ्लावर चाहिए ही चाहिए। वेजिटेटिव पार्ट्स में बाकी सारे पार्ट्स, सेम लीव, सबसे रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, बट दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. Now we are going to study reproduction that is sexual and which occurs only through the flowers. Okay, so बेटा मैंने आपको पहले भी बताया मेरे सारा कुछ फ्लो चार्ट्स में ही है, तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक से चल रहा हूँ, तो बिल्कुल अब हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। पहले मैं आप लोगों को फ्लावर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ, पार्ट्स की नहीं, फ्लावर के बारे में। फ्लावर बेटा दो तरह के हो पाते हैं, वन इज यूनिसेक्सुअल एंड वन इज बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो होते हैं बेटा जिनमें आइदर स्टेमन और कार्पल, या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा। स्टेमन होता है मेल पार्ट एंड कार्पल इज द फीमेल पार्ट। बाइसेक्सुअल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, यूनिसेक्सुअल पपाया एंड वाटरमेलन मेलन। और बाइसेक्सुअल कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड कार्पल। बाइसेक्सुअल में दोनों ही स्टेमन, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। फ्लावर के इस सेक्शन में हम बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ेंगे। सो हेडिंग है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। एनसीईआरटी में डायग्राम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब ऐसे थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा है। इसमें मैंने थोड़ा इलेबोरेटेड करके बनाया है, ज़्यादातर स्कूल्स में यही डायग्राम बनवाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा अगर मैं नीचे से शुरू करूँ, यहाँ से, ये देखो ये जो स्टॉक होगी, ये बेटा ये जो जो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा क्या है? दीज आर सेपल्स। क्या है बेटा ये? सेपल्स, नॉट पेटल्स, इट इज सेपल्स। सेपल्स क्या करते हैं? सेपल्स बेटा ये देखो, प्लांट जो बर्ड होती है, बर्ड ऐसे होती है ना, ये जो बाहर वाली मेरी उंगलियां हैं, ये आप सेपल्स मान लो, ये बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। अंदर जो है वो बर्ड है, बाहर की जो मेरी उंगलियां हैं ये क्या है? सेपल है, ये ऐसे इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। सो सेपल्स। उसके बाद ऊपर आओ तो ये क्या है बेटा? ओवरी, सोलन पार्ट। ये पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे? पिस्टल। क्या बोलेंगे? पिस्टल। ये रहा पिस्टल या कार्पल। ठीक है, पिस्टल या कार्पल। पिस्टल का सोलन और बॉटम पार्ट बेटा, ये वाला बाहर वाली जो कवरिंग है, ये क्या है? ओवरी। क्या है बेटा? ओवरी। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। यस, दिस वाला पार्ट, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ओवरी। ऊपर वाला ये स्टाइल, इलोंगेटेड पार्ट। और ये वाला होता है बेटा स्टिग्मा। ये वाला क्या होता है बेटा? सिग्मा, ऊपर वाला, दिस इज सिग्मा। समझ आ गई बच्चा? चलो, ये हो गया, इतनी बात समझ आ गई। इसकी सबकी डेफिनेशंस करवाऊंगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये पेटल्स। ये देखो ये कलरफुल होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये पेटल्स। ठीक है, ये पेटल्स होती हैं। पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं किसको? पॉलिनेटर्स को। किसको बेटा? पॉलिनेटर्स को। और फिर एक मिनट, सो पेटल्स किसको अट्रैक्ट करते हैं बेटा? पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? अभी हम पहले पोलन, पहले मैं आपको मेल पार्ट बता देता हूँ पॉलिनेटर्स समझाने से पहले। इसी पॉलिनेटर से अब हम चलते हैं पोलन्स पर, और पोलन से चलते हैं मेल पार्ट पर। ऐसे कनेक्शन बनवाऊंगा आपके ब्रेन में मैं। ब्रेन को बस समझना जरूरी है, जो कि आपके वो चैप्टर ही काट दिया, वरना वो चैप्टर बहुत बढ़िया लगता था मुझे, न्यूरल, उसको ब्रेन में साइकोलॉजी समझ आ जाती थी थोड़ी थोड़ी। चलो, ये बेटा क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये होता है मेल पार्ट, ये जो लंबा सा है, ठीक है, ये इसका होता है एंथर। और ये जो लंबा सा नीचे पार्ट है वो ये होता है फिलामेंट। और ये ऊपर जो गोल पार्ट है ये होता है एंथर, सोलन पार्ट, बेस सोलन पार्ट है, दैट इज एंथर। इसके अंदर होते हैं पोलन्स। पोलन्स जो क्या होते हैं? मेल गेमीट ऑफ प्लांट, मेल गेमीट ऑफ प्लांट। अब ये पोलन ट्यूब ट्यूब जो मैंने बनाई है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अंदर सा मैंने बनाया है, ये ओव्यूल जो है बेटा, ये एरो का थोड़ा सा चेंज कर ले, एरो यहाँ पर आएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स डालूंगा उसमें मैं ये सारे चेंजेस कर दूंगा। एरो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस जगह पर आएगा। बाहर वाली कवरिंग ओवरी होती है, अंदर वाले को ओव्यूल कहा जाता है, ओव्यूल। ठीक है बाबू? चलो बच्चा, आगे चलते हैं हम। आगे है स्टेमन। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। येलोइश स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये क्या होता है? ये येलोइश इन नेचर होता है। जो पोलन्स का रंग होता है वो मोस्टली येलो येलो होता है। और कईयों को पोलन एलर्जी भी होती है,
कई जो जिम वाले लोग होते हैं उनसे पूछना बी पोलन, पोलन से वो एनर्जी भी लेते हैं। कईयों को भी एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी हो जाती है स्प्रिंग के मौसम में जब पोलन इधर उधर आते हैं। माउंटेन्स में देखना, कभी मैं जब गया था एक बारी माउंटेन्स, तो हमारे टाइम पे क्या हुआ, हम गाड़ी लेकर जा रहे थे, सामने एकदम से येलो रंग का ऐसा बादल सा गया। फिर जब बड़ा होकर जब ये चैप्टर पढ़ा तब पता चला कि वो बादल नहीं था, वो था पोलन्स का झुंड था, एकदम ऐसे जा रहे थे सारे। सो कार्पल, स्टेमन, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। स्टेमन मैंने आपको बताया ये लंबा सा होता है, ऊपर का उसका एंथर होता है। कार्पल, कार्पल होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेंट्रल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, बिल्कुल सेंटर में होता है, ये देखो सेंटर है। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर यूनिसेक्सुअल भी होगा तब भी ये सेंटर में ही होगा। उसके बाद है तीन पार्ट्स होते हैं इसके, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी स्वोलन बॉटम पार्ट, स्टाइल मिडल इलोंगेटेड पार्ट, और स्टिग्मा होता है बेटा टर्मिनल पार्ट एंड स्टिकी होता है ये। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड हैज एन एग सेल। ओवरी के पास क्या होता है बेटा, ओव्यूल, और उसके पास क्या होता है, एग सेल। ओवरी के पास होता है एग सेल, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ओवरी के पास क्या होता है बेटा, एक्सेल। इन नोट्स में ना थोड़ी सी मेरे को लगता है मैंने गलतियां करी हुई हैं, वो आप सुधार लो प्लीज यहीं पर। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड हैज अ एग सेल। चलिए बेटा नेक्स्ट। अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये वाला समझाया था। मैंने क्या बोल रहा, ये कॉमन है ना। अब हम इसको प्लांट्स में समझते हैं, सिर्फ प्लांट्स को लेकर। मेल germ cell plus female gamete gives zygote. Zygote is capable of growing into a new plant. जाइगोट ग्रो कर कर क्या दे सकता है, पूरा एक न्यू प्लांट दे सकता है। फीमेल गेमीट कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। और ये कैसे बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ। कैसे बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ। 10th की एनसीईआरटी में थोड़ा सा अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वो केवीपीवाई और एनटीएससी में चला जाएगा, 10th की एनसीईआरटी में नहीं दिया हो। जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस, ये फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट के प्रोसेस का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये भी लार्ज और नॉन मटाइल होता है। Thus pollen is to transferred from stamen to stigma. अब इस पे 2 मिनट में आता हूँ, पहले यहाँ आओ। मेल जर्म सेल, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, और इसका जो पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोर। और बेटा इसका जो हमारा प्रोसेस है फॉर्मेशन का, उसे क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये पोलन ग्रेन जो है ना बेटा, ये पोलन ग्रेन का ये डायग्राम है, पोलन ग्रेन का डायग्राम। ठीक है बेटा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ये होता है बेटा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन से, और इंटाइन बनी होती है सेलुलोस एंड पेक्टिन से। अंदर बेटा दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल। अब बेटा ये एक बात समझो, मेल के मीट ने भी तो जाना है फीमेल के मीट पास, उसे भी तो कुछ एनर्जी चाहिए रास्ता कवर करने के लिए। वो एनर्जी वेजिटेटिव सेल लेकर चलता है, और जो रिप्रोडक्शन करनी है वो जर्म सेल करता है। अब पोलन को ट्रांसफर करना पड़ रहा है स्टेमन से स्टिग्मा तक, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। अब आओ पोलन ट्यूब पे। अब आपको अच्छी तरह पोलन ट्यूब समझाता हूँ बेटा, होता क्या है। ये जो पार्ट होता है जर्म सेल, ये जर्म सेल जाता है सिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है। क्लियर, जर्म सेल जाके सिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है, वो ऐसे खुल जाते हैं। इंटाइन और एक्साइन डी जनरेट होकर जर्म सेल को अंदर फेंक देती है, नीचे चला जाता है। ये देखो, ये बाहर का ये वाला जो पोलन का बाहर वाला हिस्सा ये यहाँ रह गया, एनसीईआरटी में दिखा रहा है वो ये चीज। मतलब एनसीईआरटी को देखो कि एनसीईआरटी कैसे बड़ी चीजों को भी साथ में लिंक करके रखी, बट बच्चों को समझ नहीं आता। मैंने आपको यही बता रहा हूँ, ये जो बाहर वाला चीज है ये आपको एक्साइन इंटाइन बनाकर दी हुई है, पर बताया नहीं एक्साइन इंटाइन है, ये आपको +2 में बताएंगे आके। तो बेटा ये जो चीज है, ठीक है, अंदर इन्होंने अपना ये मेल जर्म सेल फेंक दिया। ध्यान से एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, वहां मेल जर्म सेल लिखा हुआ है। तो मेल जर्म सेल अंदर आ गया बेटा, ये वाला जो जर्म सेल था वो अंदर आ गया। यहाँ पर ये पोलन ट्यूब के द्वारा आता है, पोलन ट्यूब के थ्रू आता है। इस जो ट्यूब सी बनाई है मैंने, इसका नाम क्या बेटा, पोलन ट्यूब। ये जो है, ये जो अपना केमिकल रिस्पॉन्स के कारण आती है। जो केमिकल रिस्पॉन्स कौन देता है, सिनर्जिड्स। कौन देता है, सिनर्जिड्स। यहाँ पर होते हैं सिनर्जिड्स। अब ये जो एग का स्ट्रक्चर है, ये करवाने को तो मैं ये भी करवा दूं, मेरा बहुत दिल है, बट अभी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इसका लेक्चर खत्म होने के बाद, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाने के बाद, एक लेक्चर में ऐसा जरूर बनाऊं जिसमें मैं ये सब पढ़ाना चाहता हूँ, जो एनटीएस और केवीपीवाई वाले बच्चे हैं उनको, वो मैं बनाना चाहता हूँ। मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। उसके भी नोट्स ऐसे सुंदर सुंदर मैं बनाऊंगा, इमेजेस बनाकर सिखाऊंगा आपको। चलो, इतना समझ आ गया। अब पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर कराना बच्चा पोलन ट्यूब से। अब पॉलिनेशन, उसका नाम है पोलन। पोलन हैज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। पर अब किसका स्टेमन और किसका स्टिग्मा, घर का ही स्टेमन स्टिग्मा है कि एक घर का स्टेमन दूसरे स्टिग्मा, दूसरे घर के स्टिग्मा के पास जा रहा है। ध्यान से देखो, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा और एक ही फ्लावर का एंथर पोलन फेंकता है, और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन स्टेमन टू ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर।
क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द वन स्टेमन टू ओवरी ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। ये देखो ये जा रहा है ना, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, और ये इसके स्टेमन में से क्या निकल रहे हैं, पोलन्स, और कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर अटैच हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के। चलो बच्चा आगे। पोलन्स लैंड ऑन द सूटेबल स्टिग्मा, पॉलिनेशन हो गई मतलब आकर लैंड हो गए। रीच द फीमेल जर्म सेल, विच आर इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो फीमेल जर्म सेल पड़ा है, जैसे ओव्यूल वो पड़ा है, वहां पर जाते हैं। अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, जी यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है, दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब। ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल कर कर ये कहाँ चले जाती है, ओवरी के अंदर। अब आ जाओ इसको थोड़ा सा डायग्राम को अच्छी तरह देखें, घूर घूर के देखते हैं। बेटा ऊपर होते हैं ये पोलन ग्रेन, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये खुल गया, अंदर फेंक दिया इसने मेल जर्म सेल, देखा एनजेड में लिखा हुआ है ना मेल जर्म सेल, ये क्या है स्टिग्मा, ये पोलन ट्यूब के द्वारा अंदर जा रहा है, यहाँ पर क्या है फीमेल जर्म सेल, और ये बाहर क्या है ओवरी। ठीक बाबू, पता चल गया इतनी बच्चा। ये जर्मिनेशन था पोलन ऑन द स्टिग्मा, जर्मिनेशन मतलब ग्रोथ ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा, कि कैसे ग्रो करता है पोलन, ट्यूब ग्रो करवाता है ना, तो ग्रोथ हुई उसकी। अब फर्टिलाइजेशन होगी, मेल जर्म सेल तक पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में क्या बनता है, बच्चा बनता है, फिर चाइल्ड मतलब चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड का पार्चुरेशन होती है मतलब बाहर आता है चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, डेवलप्स टफ सीड, पहले एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल के अंदर ही, अभी ध्यान रखो, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा दूं थोड़ा सा, ये ओव्यूल है अभी अंदर ही है, जो पोलन ट्यूब आई थी, तो फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल अभी अंदर ही है जाइगोट बनाकर, अभी उनका जो जाइगोट है वो कहाँ है, अभी अंदर ही है, यहीं पर ही पड़ा है, ठीक है। सेवरल टाइम वो अंदर ही डिवाइड होता रहता है, और उसके बाद एक टफ कोट ले लेता है, टफ कोट का मतलब क्या हुआ बच्चा, टफ कोट का क्या मतलब हो गया, मोटी कवरिंग ले लेता है, ये देखो मोटी कवरिंग ले ली उसने। अब वो बाहर आता है एज अ सीड, एज अ सीड, ये बाहर आएगा बेटा कैसे, सीड बनकर, कैसे बनकर, सीड बनकर, ठीक है बेटा, ये सीड बनकर बाहर आ गया। जर्मिनेशन, अब सीड के पास क्या है, पूरा का पूरा फ्यूचर प्लांट है, फ्यूचर प्लांट सीड के अंदर ही होता है। अब सीडलिंग पहले क्या होता है, सीड होता है ना, फिर उसको हम जमीन में गाड़ते हैं, फिर क्या होता है, छोटे 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 पत्ते से निकलते हैं ना, इसको वो क्या बोलते हैं, सीडलिंग। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन निकलता है, सीड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ही ग्रो करता है, और जब उसकी ग्रोथ होती है उसका क्या बोलते हैं बेटा, जर्मिनेशन, ठीक है बाबू। आगे आगे चलते हैं, लेट्स गो, आगे तो कुछ नहीं, मतलब इधर ओवरी जो है, ओवरी क्या करती है, ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट जो होता है बेटा वो एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो सीड में, और सीड किस में, प्लांट में। ओवरी फ्रूट्स में रैपिडली ग्रो होती है, पेटल सेपल सिग्मा स्टाइल और सेमंस स्टाइल एंड सिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। अब बेटा जर्मिनेशन के सीड, अभी हमने सीड पढ़ा ना, सीड सुना, सीड का भी थोड़ा सा देख लो, ये सीड बाहर से ऐसा दिख रहा है, चने का दाना आप सोच लो। तो बेटा ये जो है ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं प्लूम्यूल, और नीचे वाले बोलते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल जो होता है वो शूट बनाता है, शूट मतलब तना, तना ऊपर वाली चीज, और रेडिकल मतलब रूट, जो रूट बनाता है, जर्मिनेशन होता है ये। बात क्लियर इतनी बच्चा, चलो आज का जो है हमारा ये लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है। सारा आपको ये सारा करवा दिया मैंने अच्छी तरह, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरह मैं समझा चुका हूँ। और कोई भी आपको बेटा डाउट हो टेलीग्राम पे और इंस्टा पे मुझे प्लीज़ मैसेज करें, मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा। और ये जो आपको मेथड है, ये पढ़ाने का मेथड कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताएं, मेरी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कोई बैकग्राउंड साउंड्स वगैरह कुछ ऐसा कोई भी आपको प्लीज़ दिक्कत है मुझे ज़रूर बताएं। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, तो मैं आपके कमेंट से सीख सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने ग्रुप में। आजकल तो सब ऑनलाइन में है, तो आप अपने दोस्तों के ग्रुप में प्लीज़ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मुझसे पढ़कर बच्चे खुश हैं, तभी वो सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को, कि वो और मेरी वीडियोस देखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। डीएम सर जो हैं हमारे, दीपक मिश्रा सर केमिस्ट्री के, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने, अगर आपके कोई बड़ा भाई बहन है +1 +2 में, तो उन्होंने क्रैश कोर्स भी लॉन्च करा, लॉन्ग कोर्स भी लॉन्च करा, बहुत बेनिफिशियल है, जाकर प्लीज़ उसे एक बार चेकआउट, उन्होंने डेमो कोर्सेज भी दिए हैं, डेमो वीडियोज़ भी दिए हैं। सो
थैंक यू फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को आप अच्छी तरह करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो इसके ब्लू बॉक्स है वो भी करें। बाकी फोर्थ लेक्चर जो होगा इसका, फोर्थ या फिफ्थ होगा, फिफ्थ लेक्चर जो होगा इसमें, उसमें हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्टिविटी, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, थैंक यू एंड नमस्ते।